दोस्तों आज की खबरें हमास फिर से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इब्राहिम रईसी की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलने से पहले माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब की एक खबर आपको बता देते हैं। अदब से नाम लेना पड़ता है, माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त काफी मेहनत कर रहे हैं। चुनावी दौर चल रहा है, आखिरी दौर में चुनाव पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब कुछ चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो ये पूछते हैं कि आप खाते क्या हैं, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, या फिर पाकिस्तान के बारे में सवाल करते हैं, क्योंकि मोदी जी सबसे ज्यादा पाकिस्तान को तड़पाते हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं पाकिस्तान तो फड़फड़ा रहा है, पाकिस्तान की तो हालत खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सबसे महान पत्रकार को इंटरव्यू दिया। ये वो पत्रकार हैं जो हमेशा सच्चाई के साथ आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़े बड़े सवाल किए जो बहुत ज्यादा काम के थे। इन्होंने बेरोजगारी का सवाल नहीं किया, भ्रष्टाचार का सवाल नहीं किया, स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल नहीं किया, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़े हुए सवाल किए। पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के पास तो परमाणु हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं पता है? अरे उनकी ताकत को तो मैं लाहौर जाके चेक करके आया हूं खुद, कितनी ताकत है पाकिस्तान के पास। अरे वहां पर तो लोग हाय अल्लाह तौबा कर रहे थे कि बिना वीजे के मोदी पाकिस्तान में कैसे आ गया। वहां के लोग हाय अल्लाह तौबा कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अरे भाई हमारा ही देश का हिस्सा हुआ करता था, ये अपने देश में आने के लिए वीजे की क्या जरूरत। मोदी जी तो पाकिस्तान के परमाणु बम को हाथ से पकड़कर उसकी ताकत का अंदाजा लगा कर आए हैं। कितनी ताकत है, इसीलिए तो पाकिस्तान फड़फड़ाता है मोदी जी के सामने। कोई टिक सकता है मोदी जी के सामने? बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते हैं। ऐसे महान पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं ना जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसी तरह के सवाल मोदी जी के सामने रखे जाते हैं। फिलहाल चुनावी दौर चल रहा है और आखिरी दौर में चुनाव पहुंचने वाला है। रिजल्ट अगले महीने पता चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान किसके कितना काम आया। आइए मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको अल-कस्साम ब्रिगेड का स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं जो कल के हमलों को लेकर किया गया है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि एक जटिल ऑपरेशन में हमारा मुजाहिदीन एक जायोनी पैदल गश्ती दल पर रात में घात लगाकर हमला करने में कामयाब रहा, जिसमें 10 इजरायली सैनिक शामिल थे। उन्हें राडिया आईडी से निशाना बनाया गया और हथगोले फेंके। उन सैनिकों को जब बचाने के लिए बचाव दल पहुंचा तो हमारे मुजाहिदीन ने उन पर शबाब EFP का विस्फोट किया, जिससे उत्तरी गाजा पट्टी में बेत हनौन के उत्तर में कृषि स्कूल के पास दोनों बलों के बीच मौत और घायल होने की पुष्टि हुई। हमास लगातार इजरायली सैनिकों को गाजा के अंदर निशाना बना रहा है। हमास इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने की तस्वीरें भी जारी करता है। हमास के स्नाइपर ने इजरायली सैनिकों को दूर से कई सैनिकों को निशाना बनाकर मार दिया। 3 सैनिकों की मौत तो इजराइल ने कबूल की है कि हमास के स्नाइपर ने हमारे 3 सैनिकों को मारा। लेकिन हमास इजराइल को इस वक्त रोजाना गाजा के अंदर एक बड़ी चोट दे रहा है और रोजाना इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना के पास आज भी मैकडोनाल्ड की तरफ से स्पेशल मील भेजी जा रही है जंग के मैदान में। कुछ फोटो सामने आए हैं। जैनिन का यह शरणार्थी शिविर है जिसको इजराइल ने हमले करने के लिए एक चौकी में तब्दील कर दिया था। इसका इस्तेमाल, इस घर का इस्तेमाल इजरायली सेना चौकी के रूप में कर रही थी और यहां पर देखिए कितने मजे से ये लोग मैगडी की मील खा रहे थे। जंग के मैदान में भी मैगडी इनको पूरी सर्विस दे रहा है। इजरायली सेना जब इस घर को छोड़कर गई तो वहां पर देखिए कितने सारे रैपर मौजूद हैं। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आई जहां पर लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन गिनती बहुत कम थी। मुश्किल से 2-4 लोग वीडियो में नजर आ रहे थे जो जश्न मना रहे थे। पूरी दुनिया में CNN अमेरिका का न्यूज चैनल, BBC और भी कुछ विदेशी मीडिया ने यह चलाना शुरू किया कि इब्राहिम रईसी की मौत पर लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम रईसी लोगों को बेवजह सताते थे, शरीयत के नाम पर लोगों को मारते थे। इसलिए इब्राहिम रईसी की मौत पर खुद ईरान के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ईरान के वो लोग जो दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं अप्रवासी बनकर, उनमें से कुछ लोगों ने 2-4-5 लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली
उन्हीं वीडियोस को लेकर पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि इब्राहिम रईसी की मौत पर लोग जश्न मना रहे हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे देश की मीडिया ने भी कहा कि इब्राहिम रईसी की मौत पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये थोड़े से लोग तो पूरी दुनिया की मीडिया दिखा रही है, लेकिन इब्राहिम रईसी के जनाजे में जो 30 से 40 लाख लोग शामिल हुए हैं, उसको कवर करने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया की आंखें फूट गई हैं। दोस्तों, एक और बड़ी चीज आपको बताऊं, ईरान को अमेरिका और यूरोपीय देश अलग थलग करना चाहते हैं, हमेशा ईरान पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाते रहते हैं। लेकिन तकरीबन 70 से 75 देशों के डेलीगेशन, बड़े बड़े नेता इब्राहिम रईसी के जनाजे में शामिल होने पहुंचे। हमारे देश के खुद उपराष्ट्रपति भी ईरान पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर इब्राहिम रईसी के जनाजे के सामने खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी। रूस के बाद चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की जांच करने के लिए हम भी अपनी टीम को मैदान में उतारेंगे। रूस और चीन अब ईरान के साथ मिलकर दुर्घटना की जांच करेंगे कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है कि जिस दिन हेलीकॉप्टर उड़ा था मौसम एकदम साफ था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मौसम खराब हुआ और इब्राहिम रईसी का ही हेलीकॉप्टर अचानक से 1 से 1.5 मिनट के अंदर गायब कैसे हो गया। कोई कांटेक्ट रईसी के हेलीकॉप्टर से किसी का क्यों नहीं हो पाया। कितने भी हालात खराब होते हैं, लेकिन संपर्क तो किया जाता है हेलीकॉप्टर के चालक दल के द्वारा, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारे कांटेक्ट खत्म हो गए। वहीं खबर आ रही है कि ईरान की IRGC ने हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, हुतीज और तमाम इराकी संगठनों से गाजा में जीत हासिल होने तक आगे बढ़ने का आह्वान किया है। कहा है कि आप आगे बढ़ें, जब तक गाजा में जीत हासिल नहीं हो जाती आप हार नहीं मानेंगे। वहीं हुतीज के नेता मोहम्मद अली अल हौती ने अमेरिका से एक रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपने MQ-9 रीपर ड्रोन और भेजें यमन के अंदर, क्योंकि हमें आपके MQ-9 रीपर ड्रोन को ग्रिल करने में बहुत मजा आता है, यानी उसको जलाने में बहुत मजा आता है। आप ज्यादा से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन यमन के अंदर भेजें। आपको बता दें 7 अक्टूबर से ये जो जंग शुरू हुई है, जब से यमन मैदान में कूदा है, अब तक 5 MQ-9 रीपर ड्रोन को यमन अकेले मार चुका है। ये रिकॉर्ड है। इतने ड्रोन अमेरिका के आज तक किसी देश ने नहीं मारे हैं। मुश्किल से 15 ड्रोन ही पूरे इतिहास में अब तक अमेरिका के मारे गए हैं, जिसमें से 5 इकलौता यमन मार चुका है। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि सभी देश सामने आकर फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दें। आपको पता है आयरलैंड ने शुरुआत कर दी है, स्पेन, इटली, नॉर्वे जैसे देश भी कल हो सकता है कि, कल नहीं तो 28 तारीख को हो सकता है कि ऑफिशियली फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दे दें। सऊदी अरब ने भी पूरी दुनिया से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द सभी देश सामने आकर फिलिस्तीन को मान्यता दें। खबर हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया। गाइडेड मिसाइल की चपेट में आने से रुबैसत अल करन में इजरायली सैन्य अड्डे पर आग लग गई। हिजबुल्लाह भी खाली नहीं बैठा है, रोजाना कुछ ना कुछ हमले वो इजराइल की तरफ कर ही देता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।